चित्तौड़गढ़, ये नाम सुनते ही है ना, आंखों के सामने एक तस्वीर आती है। शौर्य, बलिदान, राजपूतों की आन बान शान की। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस कहानी की शुरुआत वैसी नहीं है जैसी हम सब जानते हैं? क्या हो अगर इस महान किले की नींव उन मशहूर राजाओं ने रखी ही नहीं जिनके किस्से हम पीढ़ियों से सुनते आए हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे चित्तौड़ के असली और कहीं गुम हो चुके निर्माताओं की कहानी से। देखिए, महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती, बप्पा रावल, ये सारे महान नाम चित्तौड़ की पहचान है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक सवाल है जो हमेशा दिमाग में घूमता है। जिस किले के लिए इतने जौहर हुए, इतने युद्ध हुए, इतनी कुर्बानियां दी गईं, उसे आखिर बनाया किसने था? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, इतिहास के धुंधले पन्नों में कहीं दबा हुआ है। तो फिर चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं, पता लगाते हैं चित्तौड़ के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब। जब भी कोई चित्तौड़ का नाम लेता है तो मन में क्या आता है? रानी पद्मावती का वो जौहर जिसकी आग आज भी महसूस होती है। महाराणा प्रताप का वो संघर्ष जो आज भी प्रेरणा देता है। बप्पा रावल की वो जीते जिनके किस्से गूंजते हैं। सच तो ये है कि इन्हीं कहानियों ने चित्तौड़ को सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक अमर प्रतीक बना दिया है। लेकिन इन सभी जानी मानी कहानियों से बहुत पहले, सदियों पहले की बात है। करीब करीब 1500 साल पहले एक ऐसा राजवंश था जिसने इस किले की पहली ईंट रखी थी। एक ऐसा वंश जिसका नाम वक्त की धूल में कहीं खो सा गया है। तो आखिर कौन थे ये चित्तौड़ के वो भूले बिसरे संस्थापक? चलिए आप जवाब जानते हैं। ये थे मोरी राजा। जी हाँ, मोरी। माना ये जाता है कि इनका नाता महान मौर्य साम्राज्य से था। ये उन्हीं के वंशज थे जो धीरे धीरे राजस्थान में आ बसे और यहीं की राजपूत संस्कृति में आप कह सकते हैं पूरी तरह से घुल मिल गए, और उन्होंने ही चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। और देखिए, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं थी, पूरे 300 साल। सोचिए, 3 सदियां। इतने लंबे वक्त तक मौर्य राजवंश ने इस इलाके पर राज किया। उनका शासनकाल करीब 400 ईस्वी से शुरू हुआ और फिर 713 ईस्वी में बप्पा रावल के आने के साथ ही इतिहास ने एक नई करवट ली। मौर्य राजाओं की सबसे बड़ी देन सिर्फ एक किला नहीं था। नहीं, उन्होंने तो एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया, एक ऐसा इंजीनियरिंग का चमत्कार रचा जो आज भी हैरान कर देता है। और ये चमत्कार जुड़ा था उस चीज से जो रेगिस्तान में सही मायनों में सोने से भी ज्यादा कीमती है, पानी। तो सवाल फिर वही आता है, आखिर चित्तौड़ ही क्यों? हजारों जगहें थीं, पर उन्होंने यही पहाड़ी क्यों चुनी? इसका जवाब छुपा है मौर्य राजाओं की जबरदस्त दूर सोच में। उन्होंने वो देख लिया था जो शायद कोई और नहीं देख पाया। एक तो 180 मीटर ऊंची पहाड़ी, मतलब एक नेचुरल किला, ऊपर से उस रेगिस्तानी इलाके में पानी के स्रोत, और सबसे बड़ी बात, वो लोकेशन, उस दौर के जरूरी व्यापारिक रास्तों का सेंटर। पर यहाँ एक बहुत बड़ी, बल्कि एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती थी। सोचिए, इतनी ऊंची पहाड़ी पर एक पूरा शहर बसाना है, उसके लिए पानी का इंतजाम कैसे होगा? और वो भी ऐसा वैसा इंतजाम नहीं, बल्कि ऐसा जो सालों तक चलने वाली घेराबंदी में भी शहर को जिंदा रख सके। कैसे? और बस यहीं पर मौर्य इंजीनियरों का असली कमाल सामने आता है। उन्होंने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने एक कमाल का सिस्टम बनाया। सबसे पहले उन्होंने पहाड़ी के अंदर गहरे छिपे पानी के स्रोतों को ढूंढ निकाला। फिर बारिश की एक एक बूंद को जमा करने के लिए एक जबरदस्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खड़ा किया। इसके बाद गोमुख कुंड जैसे बड़े बड़े तालाब बनाए और उन्हें आपस में जोड़ा, और आखिर में पूरे किले में पानी पहुंचाने के लिए जमीन के नीचे नहरों का एक पूरा जाल बिछा दिया। कमाल है ना? और इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? नतीजा था एक ऐसी वाटर सप्लाई जो 50,000 लोगों को, जी हाँ, 50,000 लोगों की फौज और आबादी को सालों तक बिना बाहर से एक बूंद पानी लिए जिंदा रख सकती थी। असल में इसी एक चीज ने, इसी इंजीनियरिंग ने चित्तौड़ को लगभग अजेय बना दिया था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर मुर्री इतने ताकतवर थे, उनका किला इतना अजेय था, तो फिर ये किला उनके हाथ से गया कैसे? बप्पा रावल के पास कैसे आया? इस कहानी में भी एक नहीं बल्कि कई पेच हैं। असल में इतिहास में इस पर 3 अलग-अलग थ्योरीज मिलती हैं। पहली थ्योरी कहती है कि बप्पा रावल ने मान मोरी को जंग में हराया और किला जीत लिया, एक सीधी सीधी विजय। दूसरी थ्योरी थोड़ी अलग है।
वो कहती है कि मानमोरी की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपना ये किला अपने भरोसेमंद साथी बप्पा रावल को तोहफे में दे दिया। और एक तीसरी संभावना भी है जो एक शादी के रिश्ते की तरफ इशारा करती है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज के ज्यादातर इतिहासकार जंग वाली बात को नहीं बल्कि तोहफे या शादी वाली थ्योरी को ज्यादा सही मानते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि सत्ता बदलने के बाद भी मौर्य समाज के लोग उसी इलाके में पूरे सम्मान के साथ रहते रहे। अब जरा सोचिए, अगर कोई खूनी जंग हुई होती तो क्या ऐसा मुमकिन होता? शायद नहीं। तो मौर्य राजाओं का राज तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई विरासत वो आज भी चित्तौड़ की हर दीवार में, हर पत्थर में जिंदा है। इस पूरी बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा जा सकता है कि चित्तौड़ की तलवार भले ही राजपूत योद्धाओं ने चलाई हो, लेकिन चित्तौड़ की असली ताकत वो मौर्य इंजीनियरों के दिए हुए पानी से आई थी। ये वो नींव थी जिसके बिना शौर्य की इतनी बड़ी इमारत शायद कभी खड़ी ही नहीं हो पाती। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर मौर्य राजाओं ने ये नींव न रखी होती तो क्या होता? क्या बप्पा रावल अरबों के हमलों का मुकाबला कर पाते? क्या रानी पद्मावती के जौहर के लिए वो सुरक्षित किला होता? क्या महाराणा प्रताप को अपने संघर्ष के लिए वो अजय गढ़ मिलता? सच तो ये है कि ये सारी महान गाथाएं उसी मंच पर लिखी गईं जिसे मौर्य राजाओं ने सदियों पहले तैयार कर दिया था। हम ये भी कह सकते हैं कि मौर्य राजाओं ने सिर्फ एक किला नहीं बल्कि वो मंच तैयार किया जिस पर बाद में राजस्थान के इतिहास का पूरा महाकाव्य खेला गया। वो सिर्फ बनाने वाले नहीं थे, वो तो इस महान कहानी के असली सूत्रधार थे। तो अगली बार जब भी चित्तौड़गढ़ जाने का मौका मिले तो विजय स्तंभ और पद्मिनी महल तो जरूर देखिएगा, लेकिन एक पल रुककर उस किले की नींव के पत्थरों को भी छूकर महसूस कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं पत्थरों में चित्तौड़ के असली निर्माताओं मौर्य राजाओं की वो 1500 साल पुरानी गुमनाम कहानी आज भी सांस ले रही है।